हाँ, तो हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन पर चर्चा करते हैं। केवल संसार भर में एक ही अणु ऐसा है, डीएनए का अणु, जिसमें सेल्फ रेप्लिकेशन की क्षमता होती है, जिसमें स्व प्रतिकरण या सेल्फ रेप्लिकेशन की क्षमता होती है। मतलब जो स्वयं रेप्लिकेट करके अपनी मात्रा को बढ़ा सकता है। डीएनए अणु को जीवित मॉलिक्यूल्स या लिविंग मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है लिविंग मॉलिक्यूल्स? इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें यही एकमात्र ऐसा अणु है पृथ्वी पर जिसमें, मतलब जीव के अंदर, जिसमें सेल्फ रेप्लिकेशन की पावर होती है। सभी सजीवों में प्रजनन की क्षमता इसी गुण के कारण होती है। मतलब जितने भी लिविंग बीइंग्स होते हैं उन सभी के अंदर, सभी लिविंग बीइंग्स के अंदर जो ब्रीडिंग की क्षमता होती है, रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी होती है, वो डीएनए के इसी गुण के कारण होती है कि उसमें सेल्फ रेप्लिकेशन पावर होती है। ठीक है। डीएनए का रेप्लिकेशन कोशिका चक्र की एस अवस्था, सेल साइकिल जो होती है उसकी एस अवस्था में होता है। सेल साइकिल में आप लोगों को मैंने अभी बताया नहीं है, कल मैं इसका हो सकता है वीडियो दूं आपको। सेल्फ साइकिल में कुछ स्टेजेस होती हैं। ठीक है, 4 स्टेज होती हैं, जिनमें एक एम फेज होती है, बाकी एक जी1 होती है, एक एस फेज होती है और एक जी2 फेज होती है। तो जो एस फेज होती है, इसमें एस फेज के अंदर, एस फेज के अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। वो अपनी मात्रा को, क्वांटिटी को बढ़ाता है, रेप्लिकेट करता है। कोशिका विभाजन के समय यह डॉटर सेल में बराबर भागों में बढ़ जाता है। अगर हम सेल डिवीजन के समय देखें तो ये क्या करता है, डॉटर सेल में बराबर बराबर इक्वल क्वांटिटी में पहुंच करके बढ़ जाता है। डेल ब्रक एक साइंटिस्ट था, उसने डीएनए रेप्लिकेशन में 3 विधियों को बताया था। डीएनए रेप्लिकेशन की 3 मेथड के बारे में बताया था उसने। डिस्पर्सिव, कंजर्वेटिव और सेमी कंजर्वेटिव, ये 3 मेथड डीएनए रेप्लिकेशन के बताए थे। लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन जो मोस्टली होता है वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड के द्वारा होता है। और डीएनए रेप्लिकेशन की सेमी कंजर्वेटिव विधि को या मेथड को सबसे पहले वॉटसन क्रिक, 2 वैज्ञानिक थे, उन्होंने प्रस्तुत किया था। इसके पश्चात इस मेथड को, मतलब वॉटसन क्रिक ने डीएनए रेप्लिकेशन की सेमी कंजर्वेटिव मेथड को प्रस्तुत किया था, बताया था। उसके बाद मिशेल्सन और स्टॉल, 2 वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1958 में ई कोलाई पर एक्सपेरिमेंट करके, ठीक है, ई कोलाई पर एक्सपेरिमेंट करके डीएनए रेप्लिकेशन की सेमी कंजर्वेटिव मेथड को क्या किया, प्रूव किया, प्रयोग करके प्रूव किया। उसके बाद टेलर ने बीसिया फावा पर एक्सपेरिमेंट करके इस विधि को प्रूव कर दिया कि डीएनए में जो रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव नेचर का ही होता है। किसका होता है? सेमी कंजर्वेटिव नेचर का ही। तो हम लोग जो है, टेलर ने बीसिया फावा पर एक्सपेरिमेंट करके सेमी कंजर्वेटिव जो मेथड था रेप्लिकेशन का, उसको प्रूव किया। इस विधि को सत्यापित करने के लिए इन्होंने रेडियो ट्रेसर टेक्निक, इस विधि को इन्होंने प्रूव करने के लिए एक टेक्निक को यूज़ किया, जिस टेक्निक को हम कहते हैं रेडियो ट्रेसर टेक्निक। इस विधि को प्रूव करने के लिए इन्होंने रेडियो ट्रेसर टेक्निक का उपयोग किया। किसका उपयोग किया? रेडियो ट्रेसर टेक्निक का उपयोग किया। ठीक है। इस तकनीक में रेडियो आइसोटोप्स का यूज किया। इस तकनीक में इन्होंने क्या किया, रेडियो आइसोटोप्स का यूज किया। और मिशेल्सन स्टॉल ने नाइट्रोजन के रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन 15 N15 का यूज किया, तथा केर्न्स ने 1963 में रेडियो एक्टिव थाइमिडीन H3 का उपयोग किया। ये दोनों उपयोग किए इन लोगों ने। ठीक है। तो ये जो मैं बता रहा था कि केरेंस ने 1963 में रेडियो एक्टिव थाइमिडीन का यूज करके जो रेप्लिकेशन की सेमी कंजर्वेटिव मेथड है उसको प्रूव किया। इसी तरीके से मिशेल्सन और स्टॉल ने क्या किया, नाइट्रोजन के रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन 15 को यूज़ करके जो है सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ रेप्लिकेशन को प्रूव किया। ठीक, रेडियो ट्रेसर टेक्निक कहते हैं इसको हम लोग। आगे अगर हम देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके का, मतलब सेमी कंजर्वेटिव में होता है कि हाफ
जो होता है ना वो किसी स्ट्रैंड का हाफ किसी स्ट्रैंड का जो है रेप्लिकेट होता है। तो इसके बारे में, जब एक थाइमिडीन सक्रिय डीएनए के रेप्लिकेशन से 2 डीएनए प्राप्त हुए तो 50% जो रेडियो एक्टिव डीएनए था वो प्राप्त हुआ इनको। मतलब थाइमिडीन का यूज़ किया इनने, तो थाइमिडीन का यूज़ करने पर क्या हुआ कि थाइमिडीन का जब इन्होंने यूज़ किया तो इन्होंने पाया कि जो रेप्लिकेशन के द्वारा डीएनए बना, डीएनए रेप्लिकेट हुआ, उस डीएनए में जो है 50% डीएनए ऐसा था जो रेडियो एक्टिव था, रेडियो एक्टिव डीएनए था जिसमें रेडियो एक्टिविटी पाई जा रही थी। जब इन दो थाइमिडीन रेडियो एक्टिव डीएनए का अगली बार रेप्लिकेशन कराया गया तो 4 डीएनए में से 2 डीएनए अणु तो रेडियो एक्टिव हो गए और 2 डीएनए अणु ऐसे थे जो रेडियो एक्टिव नहीं थे। ठीक है, इसी क्रम में जब इन प्राप्त डीएनए को आगे रेप्लिकेट कराया गया तो भी रेडियो एक्टिव डीएनए की संख्या 2 ही रही। ठीक है, रेप्लिकेशन की क्रियाविधि को जो है अब हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। रेप्लिकेशन की क्रियाविधि को समझने का प्रयास करेंगे। रेप्लिकेशन का जो मेथड है उसको, मैकेनिज्म को हम समझने का प्रयास करेंगे। डीएनए के रेप्लिकेशन में 3 मोस्टली स्टेप्स पाए जाते हैं जिनको हम आप लोगों को एक एक करके बताएंगे। पहली स्टेप्स होती है जिसको हम अनजिपिंग कहते हैं या अकुंडलन कहते हैं। मतलब इसमें रस्सी को जैसे हम लोग खोलते हैं ऐसे डीएनए का अनजिपिंग होता है, अकुंडलन होता है। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। डीएनए की दोनों श्रृंखलाओं का पृथक होना, मतलब दोनों के डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड हैं उनका क्या हो जाता है, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं, दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं, दोनों चेन डीएनए की सेपरेट हो जाती हैं और उसको हम कहते हैं अनजिपिंग। क्या कहते हैं? अनजिपिंग या अनकॉइलिंग। ठीक है, हाइड्रोजन बंधनों के टूटने से दोनों श्रृंखलाएं अलग होने लगती हैं। ठीक, और इस क्रिया में ये अनजिपिंग की जो क्रिया है निश्चित बिंदु पर आरंभ होती है। ये अनजिपिंग जो है या अनकॉइलिंग है, ये निश्चित बिंदु पर आरंभ होती है जिसको हम इनिशिएशन पॉइंट या ORI, ठीक है, या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। इनिशिएशन पॉइंट या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ से ये शुरू होती है। प्रोकैरियोट में केवल एक ही ओरिजिन पॉइंट पाया जाता है या इनिशिएशन पॉइंट पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करें तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर कई सारे रेप्लिकेशन ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पॉइंट पाए जाते हैं या इनिशिएशन पॉइंट पाए जाते हैं। अर्थात अनकॉइलिंग की क्रिया या अनजिपिंग की क्रिया एक साथ अनेक बिंदुओं पर आरंभ होती है। मतलब अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक डीएनए की तो प्रोकैरियोटिक डीएनए में रेप्लिकेशन केवल एक पॉइंट पर ही शुरू होता है। लेकिन अगर हम यही बात किसके क्षेत्र में करें, यही बात हम जो है यूकैरियोटिक सेल के क्षेत्र में करें तो यूकैरियोटिक में क्या होता है कि रेप्लिकेशन कई बिंदुओं पर एक साथ शुरू होता है। ठीक है, इनिशिएशन पॉइंट पर एक एंजाइम टोपोआइसोमरेज, ठीक, एक प्रकार का एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है। ये इनिशिएशन पॉइंट या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पॉइंट पर पाया होता है। ठीक है, डीएनए की दोनों श्रृंखलाओं में से एक को काट देता है, निकिंग कर देता है, और इस जब एक श्रृंखला कट जाएगी तो क्या होगा कि वो दोनों श्रृंखलाओं के बीच का जो तनाव है, कुंडलन है, उसका तनाव वो समाप्त हो जाएगा। और समाप्त होने के बाद क्या होता है कि हेलिकेज स्वाइवलेज, जिसको हम बोलते हैं स्वाइवलेज भी बोलते हैं, एक एंजाइम है जो ये अनकॉइलिंग की क्रिया को प्रेरित करता है। ठीक है, और अनकॉइलिंग के लिए मैग्नीशियम तथा क्षारीय माध्यम का होना आवश्यक है। अगर मैग्नीशियम आयंस और क्षारीय माध्यम या बेसिक एल्केलाइन मीडियम नहीं होगा तो फिर अनकॉइलिंग या अनजिपिंग नहीं हो पाएगी। रेप्लिकेशन के दौरान एक प्रोटीन हेलिक्स डिस्टेबिलाइजिंग प्रोटीन, ठीक है, डीएनए की खुली हुई श्रृंखलाओं को फिर से कुंडलित होने से रोकता है। ठीक है,
क्या करता है, रेप्लिकेशन के दौरान एक प्रोटीन होती है हेलिक्स डीस्टेबलाइजिंग प्रोटीन। ये डीएनए की जो श्रृंखला कट जाती हैं, खुल जाती हैं, उनको फिर से, जैसे हम रस्सी होती है ना, उसके दो सिरे खोल दें, छोड़ दें, तो फिर से वो कुंडलित हो जाती है। ऐसे ही डीएनए है कि अगर हम हेलिक्स डीस्टेबलाइजिंग प्रोटीन ना लगाएं तो, या ना हो तो जो श्रृंखलाएं खुलती हैं, चेन खुलती है डीएनए की, वो फिर से क्वाइल्ड हो जाएंगी। ठीक है। एसएसबी प्रोटीन सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन होती है एक। एसएसबी प्रोटीन क्या होती है, एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन होती है। यह डीएनए की खुली हुई श्रृंखलाओं को मुड़ने या लूप बनने से रोकती है। एसएसबी प्रोटीन क्या करती है, डीएनए की जो खुली हुई चेन्स होती है उनकी मतलब मुड़ने से, उनको लूप बनने से रोकती है। आगे अगर हम बढ़ें तो हम देखेंगे कि डीएनए गाइरेज एक एंजाइम और होता है एक प्रकार का, ये भी टोपोआइसोमरेज एंजाइम होता है। ये डीएनए की सुपर क्वाइलिंग को रोकता है, मतलब डीएनए बहुत जल्दी से क्वाइल्ड ना हो। ठीक है, अति कुंडलन कहते हैं जिसको हम, सुपर क्वाइलिंग, उसको रोकता है। डीएनए रेप्लिकेशन की क्रिया प्रोकैरियोट में कुछ मिनट में हो जाती है, जबकि यूकैरियोट्स में कुछ घंटों में होती है। क्यों होती है, हम आपको बता चुके हैं कि यूकैरियोट में कई पॉइंट्स पर, कई इनिशिएशन पॉइंट या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पर एक साथ शुरू होती है, और प्रोकैरियोट में ये एक ही पॉइंट पर शुरू होती है, क्योंकि एक ही ओरिजिन पॉइंट होता है। ठीक है। दूसरा स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन, नई चेन का बनना। ये कैसे बनती है भाई, नई चेन का बनना, नई श्रृंखला का निर्माण आरंभ करने के लिए एक विशेष प्रकार के आरएनए की आवश्यकता होती है। मतलब जब डीएनए का रेप्लिकेशन होना शुरू हो जाता है, डीएनए की अनकॉइलिंग हो जाती है, तो उसके बाद नई चेन बनती है, उसके लिए एक विशेष प्रकार के आरएनए की जरूरत होती है। इसको हम आरएनए प्राइमर कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, आरएनए प्राइमर कहते हैं। इसको हम आरएनए प्राइमर कहते हैं। ठीक है। आरएनए प्राइमर निर्माण को एक एंजाइम प्रेरित करता है। मतलब आरएनए प्राइमर का जो फॉर्मेशन होता है उसको एक एंजाइम प्रेरित करता है, कैटालाइज करता है, जिसको आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। और ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आरएनए प्राइमर को 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की दिशा में बनाने का काम करता है, उसका निर्माण करने का काम करता है। कब, आरएनए पॉलीमरेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम दिशा में आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन करता है। नई श्रृंखला या नई चेन बन जाने पर इस आरएनए को हटा दिया जाता है। जब नई चेन बन जाती है डीएनए की तो ये हटा दिया जाता है, तो इसको हटा दिया जाता है। इस श्रृंखला निर्माण के लिए न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोप्लाज्म से प्राप्त होते हैं। मतलब अगर कोई पूछ ले आपसे कि डीएनए रेप्लिकेशन में नई चेन के फॉर्मेशन के लिए न्यूक्लियोटाइड कहाँ से आते हैं, तो वो न्यूक्लियोप्लाज्म केंद्रक द्रव्य से प्राप्त होते हैं। ठीक है। केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म में सभी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट के रूप में पाए जाते हैं। किसके रूप में पाए जाते हैं, सभी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट के रूप में पाए जाते हैं, जैसे कि डीएटीपी, डीजीटीपी, डीसीटीपी, डीटीटीपी एक्सेट्रा। रेप्लिकेशन के दौरान सभी न्यूक्लियोटाइड के 2 फॉस्फेट समूह पृथक कर दिए जाते हैं। मतलब अगर कोई 2 फॉस्फेट समूह होते हैं तो उनको अलग कर दिया जाता है। इस प्रोसेस में ऊर्जा उत्पन्न होती है। रेप्लिकेशन में क्या होता है, इस प्रोसेस के दौरान जो है नया जब डीएनए स्ट्रैंड बनता है तो उस समय ऊर्जा उत्पन्न होती है। यही ऊर्जा रेप्लिकेशन की में प्रयोग की जाती है। अतः स्पष्ट है कि डीएनए की जो ऊर्जा के लिए माइटोकॉन्ड्रिया पर आश्रित नहीं होता है। मतलब अगर हम बात करें कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है, ठीक है, उसको करने के लिए डीएनए ऊर्जा जो प्राप्त करता है, एनर्जी गेन करता है, उसके लिए वो माइटोकॉन्ड्रिया पर आश्रित नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी
न्यूक्लियोटाइड के डाइफॉस्फेट समूह होते हैं जो अलग हो जाते हैं और इस प्रोसेस में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ठीक है, नई चेन का निर्माण हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है। अभी हम बता चुके प्राइमर 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में बनता है, तो नई चेन भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में बनेगी। ठीक, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप लोग अगर इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो कंपटीशन में इसे मतलब चाहे तो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती हो, चाहे नेट का एग्ज़ाम हो, और चाहे आपका टीजीटी पीजीटी का हो, चाहे नीट का हो, सभी एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन एप्लीकेशन के 101% पूछे जाते हैं और कभी कभी तो ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए हम लोगों का दायित्व है कि इसको बहुत अच्छे से पढ़ें हम लोग। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अब इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि डीएनए में एक चेन का निर्माण तो निरंतर होता चला जाता है। मतलब डीएनए में 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में जो चेन बनती है वो कंटिन्यूअस बनती है। तो इसको हम लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? लीडिंग स्ट्रैंड। दूसरे सिरे पर दूसरे चेन में देखें तो वो कंटिन्यूअस नहीं बनती है। ठीक है, वो डिसकंटिन्यूअस बनती है। अरे यार, वो क्या करती है? डिसकंटिन्यूअस बनती है। दूसरे सिरे पर अगर हम देखें तो डिसकंटिन्यूअस बनती है। उसको डिसकंटिन्यूअस जो चेन बनती है वो टुकड़ों में, फ्रेगमेंट्स में बनती है। इस तरीके से बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये डायरेक्ट बनती है कंटिन्यूअस, इसमें जो है वो डिसकंटिन्यूअस बनती है। तो इन टुकड़ों को हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बोलते हैं। असतत रूप या डिसकंटिन्यूअस रूप से बने इन टुकड़ों को ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं। अंततः ये सभी खंड परस्पर जुड़ जाते हैं और एक नई श्रृंखला बना लेते हैं। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को जोड़ने का काम डीएनए लाइगेज एंजाइम द्वारा किया जाता है, ये खुराना ने बताया था। ठीक है, नई श्रृंखला के निर्माण को जो एंजाइम प्रेरित करता है उसको डीएनए पॉलीमरेज कहते हैं। नई श्रृंखलाओं के निर्माण को जो एक एंजाइम प्रेरित करता है उसको डीएनए पॉलीमरेज कहते हैं और 3 प्रकार का होता है। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है ये। आप लोग ये समझ लीजिए कि इसको आपने देख लिया तो आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। ठीक है, इसको ये मत समझिए, चूँकि नोट्स या स्क्रीन के माध्यम से इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ा लिखने की सुविधा बनी रहे आप लोगों को। बाकी बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, आप लोग देखेंगे तो समझ जाएंगे। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की अगर हम बात करें, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की खोज 1957 में, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की खोज 1957 में एक वैज्ञानिक थे कोहरनबर्ग, इन्होंने की थी। इसे कोहरनबर्ग का एंजाइम भी कहा जाता है। ठीक है, कोहरनबर्ग ने सर्वप्रथम लेबोरेटरी में डीएनए का संश्लेषण किया था। इन्होंने सबसे पहले डीएनए की सिंथेसिस की थी। यह एंजाइम डुप्लीकेशन में अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता है, रेप्लिकेशन में बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता है। यह एक एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम की तरह कार्य करता है और आरएनए प्राइमर को डीएनए से सेपरेट करता है। ये आरएनए प्राइमर को डीएनए से हटाता है तथा जो गैप होता है उसको भी भरता है। इसको मेन डीएनए रिपेयर एंजाइम भी कहते हैं। इसको मेन डीएनए रिपेयर एंजाइम भी कहते हैं। अब है डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड। यह रेप्लिकेशन क्रिया में सबसे कम सक्रिय एंजाइम होता है। मतलब रेप्लिकेशन प्रोसेस में अगर सबसे कम एक्टिव कोई एंजाइम है तो वो होता है डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड। यह डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की तुलना, मतलब जब एब्सेंट होती है तब रिपेयरिंग का काम करता है। अगर डीएनए फर्स्ट और थर्ड उपस्थित है तो डीएनए पॉलीमरेज सेकंड का कोई काम नहीं होता है। ये डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और थर्ड की एब्सेंस में रिपेयरिंग का काम करता है। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड रेप्लिकेशन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंजाइम अगर कोई है तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड होता है। डीएनए पॉलीमरेज बहुत महत्वपूर्ण एंजाइम होता है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण एंजाइम है। इसकी खोज डेलूसिया और कैरेंस
दो वैज्ञानिक थे, डेलुसिया और कैरेंस। इन्होंने की थी। इस एंजाइम द्वारा बड़ी श्रृंखलाओं का निर्माण किया जाता है, इसलिए इसको रेप्लिकेज एंजाइम भी कहा जाता है। इसलिए इसको रेप्लिकेज एंजाइम कहा जाता है। मतलब रेप्लिकेशन में अगर सबसे इम्पोर्टेंट एंजाइम कोई है तो वो डीएनए रेप्लिकेशन थर्ड है। इस बात को आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, इसलिए इसको रेप्लिकेज एंजाइम भी कहते हैं। एक जटिल एंजाइम है जो 7 पॉलीपेप्टाइड चेन का बना होता है। इसके अंदर कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड के अंदर 7 पॉलीपेप्टाइड चेन, 7 पॉलीपेप्टाइड चेन का बना होता है, जिसमें अल्फा, ठीक है, और बीटा, बीटा डैश, गामा, लैम्डा, ओमेगा, लैम्डा 2, ये इसके जो है क्या होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड के क्या होते हैं, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं 7, ठीक है। यूकैरियोट में 5 प्रकार के डीएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक सेल में 5 प्रकार के डीएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं। अल्फा डीएनए पॉलीमरेज, जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के जैसा होता है, उसके समान दिखता है। बीटा डीएनए पॉलीमरेज, ये डीएनए की मरम्मत करता है। जब डीएनए में ब्रेकिंग हो जाती है, टूट जाता है, तो उसको रिपेयर करने के काम आता है बीटा डीएनए पॉलीमरेज। गामा डीएनए पॉलीमरेज तीसरा होता है। ये साइटोप्लाज्मिक डीएनए रेप्लिकेशन से संबंधित है। मतलब साइटोप्लाज्मिक डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है कि साइटोप्लाज्म के अंदर जो सेल ऑर्गन है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, उनमें खुद का डीएनए होता है, तो वो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस करते हैं। तो उनका डीएनए रेप्लिकेट करने के लिए गामा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इम्पोर्टेंट है। अब है सिग्मा डीएनए पॉलीमरेज। ये डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड की तरह होता है। किसकी तरह होता है? डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड की तरह होता है। अब है ओमेगा डीएनए पॉलीमरेज। ये डीएनए पॉलीमरेज थर्ड के जैसा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है। इस प्रकार विभिन्न एंजाइमों के प्रभाव से डीएनए रेप्लिकेशन की क्रिया पूरी होती है। मतलब डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स जो होते हैं वो डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस को पूरा करते हैं, ठीक है। इसके अलावा रेप्लिकेशन की जो सेमी कंजर्वेटिव मेथड है, उसमें प्रत्येक जो डॉटर डीएनए होता है उसके अणु में एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन मूल डीएनए अणु की से आती है, तथा दूसरी चेन जो होती है वो कहाँ से आती है? रेडियो एक्टिव जो है पदार्थ के द्वारा, या दूसरी श्रृंखला जो होती है वो संश्लेषित होती है। क्लियर? बिल्कुल। चलिए अब हम आगे बात करते हैं राइबोन्यूक्लिक अम्ल या आरएनए की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डीएनए, आरएनए और रेप्लिकेशन ये हम पूरा आज कंप्लीट करवा देते हैं एक शॉर्ट वीडियो में। तो डीएनए के बाद हम लोग मेन चीज़ है आरएनए। आरएनए मुख्यतः साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, ठीक है। और आरएनए जो है इसके मूलभूत रूप से डीएनए के समान ही स्ट्रक्चर होती है, सिर्फ अंतर कुछ होते हैं। जैसे कि इसमें राइबोस शुगर पाई जाती है आरएनए में, और डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर पाई जाती है। आरएनए में नाइट्रोजन 4 पाया जाता है, यूरेसिल। डीएनए में उसकी जगह पर थाइमीन पाया जाता है, ठीक है। इस तरीके के कुछ डिफरेंस होते हैं। बाकी स्ट्रक्चर जो है समान होता है, केवल कुछ अंतर होते हैं जो निम्न प्रकार से हैं। डीएनए की डीऑक्सीराइबोस शुगर के स्थान पर राइबोज में, आरएनए में राइबोस शुगर पाई जाती है, हम बता चुके आपको, ठीक है। इसी के आधार पर इनका नोमेनकल्चर हुआ है, नामकरण किया गया है। डीएनए में पाए जाने वाले जो नाइट्रोजन बेस है थाइमीन, उसके स्थान पर आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है, ठीक है। आरएनए केवल एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है। डीएनए जो होता है वो 2 न्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है। आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है, डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है। लेकिन कुछ अपवाद भी हैं। आरएनए जो है कुछ वायरस में, जहाँ जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करता है, जैसे कि रियो वायरस में, वहाँ आरएनए भी डबल स्टैंडर्ड होता है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार कंपटीशन में पूछा जाता है गुमराह करने के लिए कि आरएनए मोस्टली सिंगल स्टैंडर्ड होता है, लेकिन कोई कौन सा वायरस है जिसमें डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी पाया जाता है, तो वो रियो वायरस के अंदर पाया जाता है। आरएनए 2 प्रकार से होता है मोस्टली, एक तो जेनेटिक आरएनए, एक नॉन जेनेटिक आरएनए।
जेनेटिक आरएनए जो होता है वो डीएनए की एब्सेंस में कुछ जीवों में पाया जाता है। नॉन जेनेटिक आरएनए मोस्टली डीएनए की उपस्थिति में सभी जीवों में पाया जाता है। जेनेटिक आरएनए की अगर हम बात करें तो डीएनए की अनुपस्थिति में आनुवांशिक पदार्थ की तरह काम करता है। डीएनए जब किसी जीव में नहीं पाया जाता है, एब्सेंट होता है, तो वहाँ पर आरएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करता है और आनुवांशिक सूचनाओं या जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में मतलब ट्रांसफ़र करता है, स्थानांतरित करता है। ऐसे आरएनए को हम जेनेटिक आरएनए कहते हैं या जीनोमिक आरएनए कहते हैं। कुछ वायरस हैं जिनमें जीनोमिक आरएनए पाया जाता है, जैसे रियो वायरस और रेट्रोवायरस। ये मुख्य वायरस हैं जिनके अंदर आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए नहीं होता है। और आरएनए जो होता है वो रियो वायरस के अंदर डबल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है। अब नॉन जेनेटिक आरएनए ये 3 प्रकार के होते हैं, आरआरएनए और टीआरएनए और एमआरएनए। आरआरएनए को हम राइबोसोमल आरएनए कहते हैं, टीआरएनए को ट्रांसफर आरएनए कहते हैं और एमआरएनए को हम लोग जो है क्या कहते हैं, मैसेंजर आरएनए कहते हैं, संदेशवाहक आरएनए कहते हैं। राइबोसोमल आरएनए की अगर हम बात करें, आरआरएनए की बात करें, जिसको हम राइबोसोमल आरएनए कहते हैं, तो यह कुल आरएनए का, सेल के अंदर जो आरएनए होता है उसका लगभग 80% होता है। मतलब अगर सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में कोई आरएनए पाया जाता है सेल के अंदर तो राइबोसोमल आरएनए पाया जाता है। यह राइबोसोम में पाया जाता है, मोस्टली यह आरएनए राइबोसोम में पाया जाता है। इसका निर्माण जो होता है वो केंद्रिका या न्यूक्लियोलस के अंदर होता है। इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है? आरआरएनए का फॉर्मेशन केंद्रिका या न्यूक्लियोलस के अंदर होता है। पाया कहाँ जाता है? राइबोसोम के अंदर पाया जाता है। आरएनए का सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म होता है। ये क्वेश्चन पीजीटी में पूछा गया था 2016 में कि आरएनए का सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म कौन सा होता है, तो राइबोसोमल आरएनए का सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म होता है, सबसे स्थायी रूप होता है। ठीक है। यूकैरियोटिक सेल्स में अगर हम देखें तो 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। ये हमने राइबोसोम का चैप्टर आपको पढ़ाया है, तो राइबोसोम में ये हमने बताया है। इसमें 2 सब यूनिट होती हैं, 60S और 40S। ठीक है। इन 2 सब यूनिट में डिफरेंट टाइप्स के आरएनए पाए जाते हैं। जैसे कि अगर हम लोग देखेंगे तो 60S सब यूनिट में 3 प्रकार के राइबोसोमल आरएनए पाए जाते हैं, एक 5S और एक 28S और एक शायद होता है 16S। ठीक है। इसी तरीके से एक 40S प्रकार या 40S प्रकार के जो सब यूनिट है उसमें एक प्रकार का आरएनए पाया जाता है, एक सिंगल टाइप का आरआरएनए पाया जाता है। ठीक। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि 80S जो राइबोसोम होते हैं उनमें 4 तरह के आरआरएनए पाए जाते हैं। अगर हम प्रोकैरियोटिक या 70S प्रकार के राइबोसोम देखें तो उनमें 2 यूनिट होती हैं, 50S और 30S। ठीक है। 50S सब यूनिट में जो है 2 अणु पाए जाते हैं, राइबोसोमल आरएनए के 2 मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। वो पाए जाते हैं 5S और 23S आरआरएनए। ठीक है। 5S और 23S आरआरएनए। और 30S सब यूनिट में एक 16S आरआरएनए पाया जाता है, 16S आरआरएनए पाया जाता है। इस प्रकार से हम देखेंगे कि 70S जो राइबोसोम होते हैं, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होते हैं, उनमें 3 मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, किसके? राइबोसोमल आरएनए के। जबकि यूकैरियोटिक राइबोसोम में 4 मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं राइबोसोमल आरएनए के। समझ में आ गया हो तो आगे बढ़े। ठीक है। अगर हम इसके कार्य देखें राइबोसोमल आरएनए के तो बहुत महत्वपूर्ण कार्य हैं इसके। ये टीआरएनए प्रोटीन संश्लेषण, जो आरआरएनए है ये प्रोटीन सिंथेसिस के समय टीआरएनए तथा एमआरएनए को एक्टिव साइट प्रदान करता है, मतलब संधि स्थल प्रदान करता है। ठीक है। एक्टिव साइट प्रदान करता है। तो राइबोसोमल आरएनए का पहला काम क्या है कि प्रोटीन सिंथेसिस में टीआरएनए और एमआरएनए के लिए एक्टिव साइट देता है, राइबोसोम पर इनको चिपकाता है। राइबोसोम पर टीआरएनए और एमआरएनए को चिपकाने का काम करता है। इनके मध्य बनने वाले जो सॉल्ट लिंकेज बॉन्ड होते हैं वो सॉल्ट लिंकेज बॉन्ड कहलाते हैं। ठीक है। टीआरएनए को आरआरएनए क्या करता है? टीआरएनए को राइबोसोम की लार्ज सब यूनिट से जोड़ता है। मतलब 80S राइबोसोम में अगर ये जोड़ेगा तो 60S सब यूनिट से जोड़ेगा और 70S में जोड़ेगा तो 50S सब यूनिट से जोड़ेगा। ठीक है। एमआरएनए को छोटी इकाई से जोड़ता है, एमआरएनए को किससे जोड़ता है? स्मॉल सब यूनिट से जोड़ता है। ठीक, क्लियर?
क्लियर। अब हम टीआरएनए की बात करें, ट्रांसफर आरएनए, जिसको हम लोग टीआरएनए या स्थानांतरण आरएनए भी कहते हैं। यह कुल आरएनए का 10 से 15% होता है। मतलब अगर हम देखें तो ये सेकंड आरएनए है जो मतलब सेकंड क्वांटिटी में पाया जाता है कुल आरएनए के अंदर, 10 से 15% पाया जाता है। इसका निर्माण जो है केंद्रक में डीएनए के द्वारा होता है। ये जो हमने आपको अभी बताया था कि डीएनए से एमआरएनए बनने की एक प्रोसेस होती है जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है। उसके अलावा ये एमआरएनए टीआरएनए में ट्रांसफर करता है सूचनाओं को, तो केंद्रक में डीएनए द्वारा इसका निर्माण होता है और इसको सोलबल आरएनए भी, एस आरएनए भी कहते हैं। इसे एडॉप्टर आरएनए भी कहा जाता है। 2016 के पीजीटी टीजीटी में ये दोनों क्वेश्चन आए थे और इन दोनों क्वेश्चन को आप लोग ये समझ लीजिएगा कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अगर इसको एसआरएनए, ये क्वेश्चन आया था, इस तरीके से पूछा गया था 2016 के टीजीटी में कि सोलबल आरएनए के किस फॉर्म को कहा जाता है। ठीक है। तो हम टीआरएनए को दो नामों से और जानते हैं, एसआरएनए और एडॉप्टर आरएनए। ठीक है। इसको अनुचलक आरएनए भी कहते हैं, सोलबल आरएनए भी कहते हैं। यह सबसे छोटे आकार वाला आरएनए होता है, 4S मतलब पाया जाता है। इसका मुख्यतः जो फंक्शन होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस के समय अमीनो अम्ल के ट्रांसफर का काम करता है। ये क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण में अमीनो अम्ल के ट्रांसफर का काम करता है, वाहक के रूप में काम करता है। इसकी खोज हॉगलैंड, जेमेक्निक और स्टीफेंसन नामक दो वैज्ञानिकों ने किया था। ठीक। टीआरएनए की संरचना सर्वाधिक जटिल होती है। ये सबसे ज़्यादा जटिल कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। होले नामक वैज्ञानिकों ने इसके लिए क्लोवर लीफ मॉडल दिया था इसके स्ट्रक्चर के लिए। ठीक है। और ये द्विविमीय संरचना में टीआरएनए का क्लोवर लीफ जैसा दिखाई देता है, लेकिन अगर हम इसका त्रिविमीय संरचना देखें, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देखें तो एल शेप दिखाई देता है। इसको अगर हम देखेंगे तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। देख लीजिए आप लोग, इसको बस समझा देते हैं थोड़ा सा, बस 5 मिनट लगेंगे ख़त्म करने में। इसके ये जो है ये डायग्राम होता है, इसमें ये आर्म्स होते हैं। ठीक है। लूप बोलते हैं इनको, ये डीएचयू लूप होता है, ये एक लूप होता है, इसको एक्सेप्टर आर्म कहते हैं, और ये एक्स्ट्रा आर्म में निकला होता है इसमें। इसके अलावा इसको रिकॉग्निशन लूप कहते हैं। इसको एंटीकोडोन यहाँ पर आकर चिपक जाते हैं। टीआरएनए के 3 प्राइम सिरे पर 3 न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस जो है पाया जाता है। सीसीए के सभी 5 प्राइम सिरे अर्थात अंतिम सिरे पर ग्वानिन होता है। ठीक। अगर हम इसको देखें तो 3 प्राइम सिरे पर ये 3 नाइट्रोजन बेस होते हैं एसीसी, और 5 प्राइम पर ग्वानिन पाया जाता है। ये एक्सेप्टर आर्म में होता है। 3 प्राइम सिरे को ग्राही या एक्सेप्टर एंड कहा जाता है, और टीआरएनए अमीनो अम्ल को ग्राही स्थल पर ग्रहण करते हैं। ये क्या करते हैं, टीआरएनए जो होते हैं वो अमीनो अम्ल को एक्सेप्ट करते हैं या रिसीव करते हैं। वो कहाँ पर करते हैं, एक्सेप्टर एंड पर ही रिसीव करते हैं। अमीनो अम्ल ग्राही सिरे पर अपने COOH समूह द्वारा जुड़ जाता है। टीआरएनए का अणु फोल्डेड होता है। टीआरएनए का अणु कैसा होता है, फोल्डेड होता है, और बलित होने के कारण कुछ कंप्लीमेंट्री नाइट्रोजन क्षारक परस्पर आमने सामने आकर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं इसमें। ठीक है। तो इससे आकर के जुड़ जाते हैं। कुछ स्थलों पर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाता है, ऐसे स्थल को हम लूप कहते हैं। क्या कहते हैं, लूप्स। हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाने के कारण लूप्स में कुछ असमान नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं, जैसे इनोसिन, स्यूडो यूरोसिल, डाईहाइड्रो यूरिडीन, ये पाए जाते हैं। जैसे कि इनमें देख रहे होंगे आप लूप्स में, इसमें डाईहाइड्रो यूरिडीन पाया जा रहा, इसमें थाइमिडीन, स्यूडो यूरोसिल लूप पाया जाता है, साइटिडीन पाया जा रहा। तो इस तरीके से। ठीक है। अगर हम देखेंगे रिकॉग्निशन लूप की बात करें, या सॉरी हम इसकी बात कर लेते हैं, स्यूडो यूरोसिल
ठीक, लूप की, तो इसको अटैचमेंट लूप भी कहते हैं। यह लूप टीआरएनए को राइबोसोम की सबसे बड़ी सब यूनिट से जोड़ता है, लार्ज सब यूनिट से जोड़ता है। रिकॉग्निशन लूप की अगर हम बात करें तो टीआरएनए का सबसे विशिष्ट लूप है। ठीक है, अलग अलग प्रकार के टीआरएनए में अंतर केवल इसी लूप के कारण होता है। मतलब जो अलग अलग प्रकार के आरएनए होते हैं, टीआरएनए भी कई प्रकार के होते हैं, तो उनमें इसी के कारण अंतर होता है। इस लूप के सिरे पर 3 न्यूक्लियोटाइड का एक विशेष एंटीकोडॉन पाया जाता है। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो यहाँ पर ये डायग्राम में ये रिकॉग्निशन लूप के यहाँ पाया जा रहा है एंटीकोडॉन। ठीक है, तो एंटीकोडॉन के आधार पर कुल 61 प्रकार के टीआरएनए पाए जाते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में कई बार पूछा गया कि एंटीकोडॉन के आधार पर टीआरएनए कितने प्रकार के होते हैं। तो 61 टाइप्स के टीआरएनए पाए जाते हैं, अर्थात ये कहा जा सकता है कि 61 प्रकार के एंटीकोडॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के? 61 प्रकार के। एंटीकोडॉन की सहायता से टीआरएनए एमआरएनए पर अपने स्थान को रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है। ठीक है, और टीआरएनए का एंटीकोडॉन एमआरएनए पर अपने कंप्लीमेंट्री की खोज करता है। ये एमआरएनए पर अपने कंप्लीमेंट्री की खोज करता है और यह कंप्लीमेंट्री क्रम कोडॉन कहलाता है। ये कंप्लीमेंट्री क्रम क्या कहलाता है? सीक्वेंस कोडॉन कहलाता है। डीएचयू लूप की बात करें तो इसे अमीनो एसाइल सिंथेटेज रिकॉग्निशन लूप भी कहा जाता है। और ये अमीनो एसाइल सिंथेटेज एक विशिष्ट प्रकार का एंजाइम है। अभी हम लोग डाईहाइड्रोक्सी यूरिडीन लूप भी कहते हैं इसको, एक विशिष्ट प्रकार का एंजाइम है ये अमीनो एसाइल सिंथेटेज। इस एंजाइम का कार्य एक विशेष प्रकार के अमीनो एसिड को सक्रियता प्रदान करना होता है। ठीक है, ये एक्टिव करता है और सक्रियता प्रदान कर अमीनो अम्ल को टीआरएनए के 3' सिरे से जोड़ देता है, 3' एंड से जोड़ देता है। 20 प्रकार के अमीनो अम्ल के लिए 20 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, डीएचयू लूप का कार्य अमीनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम को पहचानना ही होता है। लास्ट रह गया है 2 मिनट का संदेश वाहक आरएनए या एमआरएनए, जिसको हम मैसेंजर आरएनए भी कहते हैं। इसकी खोज हक्सले, बॉल्किन और एस्ट्राचान ने की थी। एमआरएनए का नाम जैकब मोनोड ने दिया था। ये कुल आरएनए का 1 से 5% होता है, मतलब सबसे कम मात्रा में अगर कोई आरएनए पाया जाता है तो एमआरएनए पाया जाता है। इसे टेम्पलेट आरएनए भी कहते हैं। ठीक है, और एमआरएनए का निर्माण जो है केंद्रक में जेनेटिक डीएनए से होता है। जो आनुवांशिक डीएनए होता है उससे केंद्रक के अंदर ये बनता है। इस क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ये हमने अभी आपको बता दिया था। साथियों, ये पूरा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा। और फिर कहूँगा कि वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। इसके अलावा वीडियो जितना आप शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।